और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के चुनावी रण पर बहुत बड़ी खबर ये कि एक और टीएमसी ने आज 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बीजेपी के खेमे से भी बड़ी खबर आई है। खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। तो जहां एक तरफ टीएमसी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, 291 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी। इस बड़ी जानकारी के साथ साथ बड़ी खबर यह भी कि 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बीजेपी के खेमे से यह बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री की रैली भी है और इस सब के बीच मिथुन चक्रवर्ती भी 7 मार्च को शामिल होंगे। कोलकाता से हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से अभिषेक पांडे। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या और जानकारी मिल पा रही है? मिथुन चक्रवर्ती कहा जा रहा है कि 7 तारीख को वो शामिल होंगे, क्या पीएम की मौजूदगी में शामिल होंगे? बिल्कुल, पीएम की मौजूदगी में 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में बीजेपी में शामिल होंगे। खास करके 16 फरवरी को जो मुलाकात हुई थी सरसंघ चालक मोहन भागवत और मिथुन चक्रवर्ती के बीच, मिथुन चक्रवर्ती के घर पर वो 2 घंटे के आसपास की मुलाकात थी, जिसमें ये साफ हो गया था कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। और अब तक तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके फिर से फिल्म इंडस्ट्री में लौट चुके मिथुन चक्रवर्ती कहीं न कहीं अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और वैसा ही हुआ, जो इस समय एक्सपेक्टेशन था ठीक उसी तरीके से हुआ। अब खबर यह है कि 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी में शामिल होंगे और उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में मौजूदगी, बीजेपी में शामिल होने के मायने क्या है अमिताभ जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुपरस्टार हैं और बीजेपी ने काफ़ी इस बार फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियों को जो सीरियल में काम करते हैं उनको दांव पर लगाया है, क्योंकि बंगाल में उनके पास तमाम सीटों पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाया है। तो मुझे लगता है कुछ बड़े चेहरों को अगर अपनी तरफ खींचा जाए तो बंगाल की जनता ज़्यादा प्रभावित होगी। इसके पहले विश्वजीत को उन्होंने पार्टी में शामिल किया था और विश्वजीत को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रकाश जावड़ेकर ने खुद सम्मानित किया था। तो कई ऐसे फिल्म पर्सनैलिटी हैं नई पुरानी जिनको शामिल कर रही है बीजेपी, ताकि बंगाल का भद्रलोक थोड़ा उनकी तरफ छिटके। और जो बीजेपी चारों तरफ कोशिश कर रही है आदिवासी वोट बैंक की और बाकी जो जिन समुदायों को अपने मिलाना चाह रही है, उन तमाम समुदायों के साथ साथ एक भद्रलोक को भी सेंध मांगना बाकी था। इसलिए हो सकता है कि मिथुन के काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो एक हिस्सा हो सकता है उस बीजेपी की रणनीति का। यतेंद्र, अब आपके पास आऊं मैं, उससे पहले अपने दर्शकों को यह बताते चलें कि अब से कुछ ही देर पहले टीएमसी ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया है कि वो सिर्फ नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी चुनाव। ममता बनर्जी 10 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। टीएमसी की लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। वहीं 79 सीटों पर टीएमसी ने एससी उम्मीदवार उतारे हैं और 17 सीटों पर एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। टीएमसी ने 3 सीट अपने सहयोगी के लिए छोड़ी है। ममता बनर्जी ने अपनी मौजूदा सीट से शोभन देव चटर्जी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को शिवपुर सीट से चुनावी पिच पर उतार दिया है। वहीं ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य कारणों को उनके चुनाव नहीं लड़ने की वजह बताया। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कोलकाता से बने हुए। यतेंद्र, पूरी लिस्ट आपने देख ली, क्योंकि कहा जाता है कि जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है तो स्ट्रैटेजी भी पार्टी की कहीं ना कहीं उस हिसाब से दिखाई देती है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी। इस पूरी लिस्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी नजर आती है? देखिए, पूरी रणनीति के साथ ममता बनर्जी ने अपनी लिस्ट सामने लेकर आए हैं और जो उनके कैंडिडेट्स अगर उनको देखेंगे तो बड़ा लगता है कि एक एक सीट पर उन्होंने काम किया। सबसे पहली बात जो बीजेपी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से मुद्दा बनाया गया था कि बंगाल की बेटी को ही बंगाल की सत्ता मिलनी चाहिए, तो उसको लेकर ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर से पलटवार किया है बीजेपी के ऊपर और 50 महिलाओं को अपनी लिस्ट में जगह दी है, यानी कि मैसेज दिया है कि बंगाल की बेटी की लिस्ट में बंगाल की बेटियाँ ही हैं और बड़ी संख्या में उनको उन चेहरों को मौका दिया गया है जो अपनी विधानसभा में अगर जीतती हैं तो विधानसभा का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही युवा चेहरे हैं जो मनोज तिवारी के तौर पर सामने आए हैं, जो युवा क्रिकेटर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में रहे हैं, और कई सारे ऐसे फिल्मी कलाकार जिनकी उम्र कम है
और बंगाल के चेहरे के तौर पर जिनको जाना जाता है उनको भी इसमें जगह दी गई है। और इसके अलावा ममता ने एक बड़ा मैसेज ये भी दिया कि 80 साल से ऊपर के जो भी कैंडिडेट्स पहले या विधानसभा सदस्य रहे हैं या मंत्री रहे हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। लेकिन साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है कि उन्होंने कहा है कि चावल तो वो फ्री दे रही हैं लेकिन चावल जिस पर पकता है वो गैस सरकार ने महंगी कर दी है। जी अमिताभ जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को? 42 मुस्लिम उम्मीदवार, 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 28 सीटों पर युवाओं को मौका दिया गया है। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात प्रशांत किशोर भी लगातार कहते रहे। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ गायब है भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में माना जा रहा था कि तृणमूल में वो काफ़ी खासे हावी हैं, उनसे पूछे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ना कोई प्रवक्ता बाइट देता है। तो प्रशांत किशोर तो गायब हैं, वो तो जा चुके हैं पंजाब, वहाँ लगता है किसान आंदोलन और अमरिंदर सिंह की मदद करने में लगे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से अलग हटकर तृणमूल की अपनी राजनीति है और ममता 2011 से नए और युवा चेहराओं को हमेशा तरजीह देती रही हैं। आपको याद होगा 2011 में जब चुनाव लड़े थे तो कई फिल्मी सितारों को, जो बंगाल के शीर्ष हैं, तो डॉक्टरों को उन्होंने और इंजीनियर्स को, जाने माने वकीलों को उन्होंने टिकट दिए थे ताकि जिनका असर पड़े तमाम आम जनता पर, जो भद्र लोग जिसे बंगाल का कहते हैं। वही चीज़ें दोहराने की कोशिश हो रही है और बीजेपी भी उसी खेल में उनको मारने की कोशिश कर रही है। नए चेहरे, क्योंकि बीजेपी के पास वहाँ खोने को कुछ नहीं है, बीजेपी को वहाँ सिर्फ पाना है जो भी मिलेगा, और बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। इसलिए बीजेपी भी, जो चाहे फिल्मी सितारे हों, चाहे कोई भी हो, चाहे युवा हो, वहाँ चेहरे नए होंगे। तो नए चेहरों की लड़ाई बंगाल में इस बार काफ़ी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दो बड़े चेहरे होंगे, ममता बनर्जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, और उनका डबल इंजन का विकास का वादा। तो अब देखते हैं कौन भारी पड़ता है। लेकिन ममता ने थोड़ी पहल की है टिकटों का ऐलान करके। बीजेपी अब मुझे लगता है इस लिस्ट की छानबीन थोड़ी करने के बाद कल तक बीजेपी सारी सीटों का ऐलान करेगी अपने। कम से कम 60% सीटों का तो बीजेपी कल ऐलान कर ही देगी। जी बिल्कुल, यानी भले ही रैलियों के जरिए, मुद्दों के जरिए बीजेपी को ममता बनर्जी फॉलो कर रही थी, लेकिन कम से कम इस मामले में, सीटों के ऐलान के मामले में उन्होंने बाजी मार ली है। यतेंद्र, जरा ये बताइए, क्योंकि पहले तो टीएमसी के सभी नेता ये कह रहे थे कि शिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी एक खास संदेश के साथ वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तैयारी भी मेरे ख्याल सारी कर ली गई थी, फिर एकाएक क्यों बदल दिया गया कि भाई अब वो 10 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगी? देखो, बिल्कुल माना यही जा रहा था कि ममता बनर्जी बीजेपी के थे। अगर इसका एफिकेसी सही है, अगर कोवैक्सीन इंडिजिनस है और देश को इस पे भरोसा है, तो प्रधानमंत्री जी पहले वैक्सीन लगा ले। लेट द प्राइम मिनिस्टर प्रूव बाय गेटिंग हिमसेल्फ वैक्सीनेटेड फर्स्ट, देन वी विल ऑल्सो हैव फेथ दैट दिस वैक्सीन इज एफिकेशियस। आप सभी ने देखा कि जब उनका टर्न आया, किस प्रकार से खुद एम्स जाकर के लाइन में खड़े होने के पश्चात सारे नियमों को मानते हुए देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी टीका अर्थात कोवैक्सीन को लगवाया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी फॉलोड ऑल द ड्यू प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन एंड द वैक्सीन विच ही चोज वाज कोवैक्सीन। यही ऑपोजिशन पार्टी सवाल पूछ रही थी कि आप लगा लीजिए। प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगाया। देश के प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो गॉट वैक्सीनेटेड बाय कोवैक्सीन। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने भी कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमान वेंकैया नायडू जी ने भी और अन्य मंत्रियों ने कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? In the sense that you were teasing us, you were teasing the government of the day, that why don't you all get vaccinated first? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रीगण, सभी का वैक्सीनेशन हुआ, सभी ने कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया। फिर भी इस प्रकार की राजनीति कहीं ना कहीं ये संशय पैदा करता है। बंधुगण, किसी भी राजनेता का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, किसी भी एक समझदार ऑपोजिशन पार्टी का कर्तव्य होता है कि ऐसे वक्त में जब वैक्सीनेशन ड्राइव जैसा एक ऐतिहासिक काम चल रहा हो, देश में संशय का वातावरण, कंफ्यूजन का वातावरण कभी पैदा नहीं होने दे। हमेशा एकजुट होकर सबको खड़ा होना चाहिए। एंड द मैसेज दैट शुड बी रेड लाउड एंड क्लियर across this country is we all stand together
together we can and together we will defeat Corona. But astonishingly and shockingly, you have seen right from the very beginning, the day one India fought against Corona, from there till today, all that the opposition party, particularly the Congress party, has contributed towards fight against Corona is quote unquote politics and confusion. केवल और केवल राजनीति और कंफ्यूजन फैलाया है कांग्रेस पार्टी ने. ये बहुत ही अपने आप में दुखद विषय है. और तो और 3 राज्यों का तो नाम मैंने लिया, पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल. 2 और राज्य हैं, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, वेस्ट बंगाल और झारखंड, जिन्होंने कोवैक्सीन को लेकर अखबार ने लिखा है कि दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर डाउट्स. उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि कोवैक्सीन सही काम नहीं करेगा. और दुखद विषय है कि जो अखबार में आज स्टेटमेंट छपा है, दे एक्सप्रेस दैट पीपल शुड नॉट बी यूज्ड एज गिनी पिग्स. बंगाल और झारखंड से जब यह कहा जाता है कि आप लोगों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल मत करिए, तो यह अपने आप में बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है. पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस. 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए. 14 साल का आविष्कारक जो पैसा नहीं, लोगों की मुस्कुराहट कमाना चाहता है. Hi, I'm Shoaib Hasteen. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. ये है यंग जीनियस जो अपने रोबोट के सहारे खुशियां फैलाना चाहता है. ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई. I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरीफायर बना डाला. मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्यूरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है. जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए. नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य हसीन के साथ, जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है, जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है. हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आ रहा है ये यंग जीनियस 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर.